हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर, जहां पर आपको हम प्रोवाइड कराते हैं बीएससी, एमएससी, बीटेक मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स। और आज के इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूं यूनिट 1, जिसका नाम है मैट्रिसेस। यूनिट 1 मैट्रिसेस हमारी स्टार्ट होगी आज, जिसमें हम फर्स्ट लेक्चर आज कवर करेंगे। और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मैट्रिक्स का बेसिक। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होती है ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ये हम डिस्कस करने वाले हैं, और जितने भी टाइप्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये सभी मैं आपको विद एग्जांपल आज के इस लेक्चर में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो इस लेक्चर में जो हमारा कंटेंट रहने वाला है, ठीक है, लेक्चर 1 होगा, ये बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस इसका नाम होगा। ठीक है, यूनिट 1 हमारी स्टार्ट होगी मैट्रिसेस की, और इसमें जो कंटेंट है ये कंटेंट मैं आपको आज के इस लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जिसमें हम मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे, रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है विद एग्जांपल जानेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है ये विद एग्जांपल जानेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ में सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती है विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोज निकालना सीखेंगे मैट्रिक्स का, और लास्ट में हम वेरी इंपॉर्टेंट सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को डिस्कस करने वाले हैं आज के इस मैट्रिक्स के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मैट्रिक्स का बेसिक डेफिनेशन, मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेट एक जैसा उनको दिखाई देता है, तो वो दोनों को समझते हैं कि इक्वल है। नहीं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेट में डिफरेंस होता है। मैट्रिक्स क्या है वो मैं बताने वाला हूं। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट नंबर्स का हो सकता है, अल्फाबेटिकल हो सकता है, ठीक है, या आप कोई भी अरेंजमेंट मैट्रिक्स में ले सकते हैं। लेकिन डिटरमिनेट की अगर बात करें, डिटरमिनेट हमारा एक वैल्यू होता है जिसको सॉल्व करने पर एक स्केलर वैल्यू हमें मिलती है हमेशा। तो मैट्रिक्स की अगर बात करें, जो उसकी मेन डेफिनेशन होती है, द अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर्स, वे नंबर्स आपके रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, और फंक्शंस, नंबर्स भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में मैट्रिक्स का अरेंजमेंट किया जाता है। और अभी हम कंसीडर करते हैं कि उस रेक्टेंगुलर एरे में एम तो होगी रोज एंड एन होंगे कॉलम्स। ठीक है, तो ऐसा अरेंजमेंट अगर हम करते हैं नंबर्स का या फंक्शंस का रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जिसमें एम रोज हो एन कॉलम्स हो, वही हमारी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स को हम रिटर्न करते हैं, जो बेसिक नोटेशन है मैट्रिक्स में, फर्स्ट रो के एलिमेंट होंगे A11, A12, A13, और चूंकि इसमें n कॉलम हम मान के चले तो A1n हो जाएगा। ठीक है, दूसरी रो होगी A21, A22, A23, A2n। ठीक है, ये सेकंड रो होगी। इसी तरीके से हम mth रो तक जा सकते हैं, m रो हमने कंसीडर की है और n हमने कॉलम कंसीडर किया है, तो लास्ट वाली रो में AM1, AM2, AM3, AMN टाइप के एलिमेंट्स हम कंसीडर करते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म एलिमेंट्स की, जब भी मैट्रिक्स के एलिमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में कंसीडर किए जाते हैं, तो आप ये रेक्टेंगुलर एरे जो मैंने रिप्रेजेंटेशन बताई है मैट्रिक्स की, इसको आप याद रखेंगे। और ये जो A11, A12, A13 है, कोई भी नंबर्स हो सकता है, ठीक है, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, या कोई भी फंक्शन, या कोई भी अल्फाबेटिकल वैल्यू भी हो सकती है, ABCD वॉटेवर। ठीक है, होना क्या है, एक अरेंजमेंट होना है। और इसको हम किस तरीके से इन ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ब्रैकेट्स को स्पेशली याद रखिएगा, क्योंकि डिटरमिनेट के जो ब्रैकेट्स होते हैं वो हम इस तरीके से मोड की फॉर्म में बनाते हैं डिटरमिनेट, लेकिन यहां पर ब्रैकेट ये वाले होंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट जिनको आप कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है मैट्रिक्स की नोटेशन। अब इसको हम, ये तो हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और शॉर्ट फॉर्म की अगर बात करें, किसी भी m क्रॉस n की मैट्रिक्स को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स A इक्वल टू, और इसको हम लिखेंगे ए आई जे, सफिक्स में लिख देंगे ए आई जे, और आई को हम कह देंगे कि हमारा जाएगा m तक, और j हमारा जाएगा n तक। तो ये हमारी m क्रॉस n टाइप की मैट्रिक्स है, जिसमें m तो रोज होंगी और कॉलम्स कितने होंगे, n होंगी। यानी कि आप कह सकते हैं यहां पर वेयर वेयर जो i वेरी करेगा, i इक्वल टू होगा 1 से स्टार्ट करके 2, 3, 4 डॉट 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 m तक जाएगा,
और ऐसे ही जे की अगर बात करें, कॉलम के लिए नोटेशन जो हमने डाली है 1 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 डॉट 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 एन तक जाएगा। ठीक है, तो एम रोज और एन कॉलम्स को कंसीडर करते हुए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आई जे सफिक्स जो है, आई स्टैंड फॉर रोज और जे स्टैंड फॉर कॉलम्स। ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो ऊपर मैंने बताई है एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म कहते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स है क्या? एक अरेंजमेंट है। ठीक है, डिटर्मिनेट क्या है? एक वैल्यू है, ये आप याद रखिएगा। चलिए, मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन जानने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको कुछ टाइप्स है जो कि काफी यूजफुल रहते हैं आपके लिए, जो अनयूजफुल है उसको मैं नहीं बताऊंगा, केवल जिनका यूज होना है आगे उसी को मैं डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में। तो सबसे पहले बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने लिख रखी है कि कोई भी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जिसमें केवल सिंगल रो हो, एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, लेकिन कॉलम्स की संख्या कितनी भी हो, ठीक है, वो जो मैट्रिक्स बनाएगी वो एक रो मैट्रिक्स बनाएगी। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने माना ए मैट्रिक्स मैंने कंसिडर की, और ये मैंने मान ली एक रो रखेगा, तो मैंने इस तरह माना वन एलिमेंट इसका फर्स्ट है, टू एलिमेंट इसका सेकंड है, थर्ड एलिमेंट इसका थ्री है। तो ये मैंने मैट्रिक्स बनाई जिसमें वन तो रो है, लेकिन कॉलम्स की संख्या की बात करें वन टू थ्री, थ्री इसमें कॉलम्स है। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है सिंगल रो रखती है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स आपके थ्री है, तो ये हमारी रो मैट्रिक्स बनाएगी। सेम तरीके से हमारी मैट्रिक्स होती है कॉलम मैट्रिक्स। अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करें, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, जिसमें केवल एक कॉलम हो, एंड एनी नंबर ऑफ रोज, लेकिन रोज की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो वो हमारी कॉलम मैट्रिक्स बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं, ए मैंने मैट्रिक्स कंसिडर की, और ए मैट्रिक्स मैंने कंसिडर की जिसमें कॉलम जो है, कॉलम को मैंने कंसिडर कर लिया, मान लो थ्री फोर, या एलिमेंट आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं समझने के लिए। कॉलम इसमें वन है, ठीक है, लेकिन जो रोज है वन टू थ्री, थ्री इसमें रोज है, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये आपकी 3 by 1 की मैट्रिक्स होगी, यानी कि इसमें तीन रो है और सिंगल वन कॉलम है। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स है केवल एक ही कॉलम से बनी है, इसलिए हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ये एक ही रो से बनती है, इसलिए हम इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर है कि मैट्रिक्स की जो फॉर्म बनेगी वो स्क्वायर फॉर्म में आएगी। स्क्वायर फॉर्म में आएगी तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें इक्वल जाएंगे। ठीक है, वही मैंने यहां पर बताया है, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो इक्वल रहते हैं इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अदरवाइज अगर वो स्क्वायर नहीं होगी तो फिर सिंपल सी बात है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म बनेगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अदरवाइज इट इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल मैंने कंसीडर किया ए मैट्रिक्स है हमारी, और इसके एलिमेंट मैंने कुछ इस तरीके से माने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो ये जो मैट्रिक्स है आप देख सकते हैं इसमें तीन रोज है ना, तीन इसमें रोज है और तीन ही कॉलम्स है, तो यहां पर रोज और कॉलम की संख्या इक्वल है, इसलिए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स का। लेकिन अगर तीन रो है चार कॉलम है, या चार रो है तीन कॉलम है, तो वो स्क्वायर कभी नहीं बनेगी, वो बनेगी आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे हमारा इसमें आता है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। वैसे नल मैट्रिक्स के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो सकती है, वो स्क्वायर फॉर्म में हो सकती है ना। तो एक कोई भी मैट्रिक्स हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लो ए मैट्रिक्स मैंने कंसीडर की, है ना, और इसमें एलिमेंट लिए मैंने जीरो 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 जीरो, ठीक है, जीरो 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 जीरो, और ये जीरो 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 जीरो, इसमें तीन रो है और चार मैंने कॉलम लिए हैं। ये 3 by 4 की नल मैट्रिक्स है। इसको आप 2 by 2 की भी मान सकते हैं, इसको आप 3 by 3 की भी मान सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने यहां पर कंसीडर किया आई थ्री, क्योंकि जो स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में नल मैट्रिक्स होगी, सॉरी आई थ्री नहीं, ओ, इसको हम ओ की फॉर्म में भी ले सकते हैं, ओ इक्वल टू 2 by 2 की मैट्रिक्स हम इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, जीरो 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 जीरो। कहीं कहीं पे नल मैट्रिक्स की जो नोटेशन है वो ओ की फॉर्म में चलती है, ओ स्टैंड फॉर नल मैट्रिक्स। आगे चलते हैं,
अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि मैट्रिक्स की यूनिट में काफी काम आने वाली है, ठीक है। कुछ नोट मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं, उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे जो हमारी हर्मिशन इसकी हर्मिशन सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, उसमें इसका काफी यूज होना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको समझाने के लिए एक 3x3 की एक्सपेंडेड फॉर्म में जनरल मैट्रिक्स कंसिडर करूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने यहां पर कंसिडर की ये मैट्रिक्स, मैं मान लेता हूं कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो ये है, ए इक्वल टू ए इक्वल टू ये हमने कंसीडर कि इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट इसका 2 है, थर्ड एलिमेंट इसका 3 है, ठीक है। या इसको मैं A11 की फॉर्म में लेता हूं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला एलिमेंट मैं मानता हूं उसका A11 है, दूसरा एलिमेंट मानता हूं A12 है, तीसरा एलिमेंट A13, फिर आपका A21, A22, A23, और ये आपका A31, A32 और A33। तो ये हमने 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स मानी है, जिसके एलिमेंट इस फॉर्म में कंसीडर किए हैं। आपने यहां पर देखा होगा कि ये जो आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको मैं मार्क करता हूं, ये वाले एलिमेंट्स, ये जो वाले एलिमेंट्स है इनको हम डायगोनल के एलिमेंट बोलते हैं, उसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोला जाता है, क्योंकि डायगोनल की फॉर्म डायगोनल में आते हैं, तो उसको हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर से भी डायगोनल बना देते हैं। नो, ऐसा नहीं करना है, डायगोनल हमेशा इस साइड से ही बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। तो आपने प्रिंसिपल डायगोनल में क्या देखा होगा कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो हमारी ए आई जे की फॉर्म थी, ऊपर लिखा है मैंने कि इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे होता है, आई स्टैंड फॉर रोज एंड जे स्टैंड फॉर कॉलम्स, ठीक है। आई की वैल्यू यहां पर 1 2 3 तीन रोज है, जे की वैल्यू भी 1 2 3 तीन कॉलम्स है। तो यहां पर आपने क्या देखा, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स है उसमें दोनों सफिक्स की वैल्यू इक्वल है, दोनों सफिक्स की वैल्यू क्या है, इक्वल है। मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए आई हमेशा जे के इक्वल रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका काफी यूज भी है आगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, फॉर द डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, क्या आपने ऑब्जर्वेशन की कि जो आई है वो हमेशा जे के इक्वल होगा, अगर हम नोटेशन करें ए आई जे की फॉर्म में स्क्वायर मैट्रिक्स को, ठीक है। तो आई हमेशा किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के लिए जे के इक्वल हो सकता है। आप देख सकते हैं 1 1 2 2 3 3 आई जे के इक्वल है फॉर द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अब चलते हैं फॉर द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इसका मतलब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो हो जाएंगे नीचे वाले, और ये ऊपर वाले जो डायगोनल से अलग एलिमेंट होंगे वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनके लिए आई कभी भी जे के इक्वल नहीं हो सकता। डायगोनल के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के लिए आई जे के बराबर होगा, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई जे के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा नोट बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट है वहां पर आई और जे में क्या रिलेशन है। तो आप देख सकते हैं ये आपका 1 है तो ये 2 है, मतलब 1 स्मॉल है 2 से। ये आपका 1 है ये 3 है, 1 स्मॉल है 3 से। ये आपका 2 है ये 3 है, 2 स्मॉल है 3 से। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप डायगोनल से ऊपर के एलिमेंटों को देखते हैं तो आई हमेशा छोटा रहना है जे से। आई किससे छोटा रहेगा, हमेशा जे से छोटा रहेगा, यदि आप डायगोनल से ऊपर के एलिमेंटों को देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही बिलो फॉर द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, जो एलिमेंट्स डायगोनल से नीचे है उसमें आप देख सकते हैं कि जो पहले वाला सफिक्स है रो के लिए जिसको हम डिनोट करते हैं वो हमेशा बड़ा रहता है, और जो दूसरे वाला सफिक्स है कॉलम वाला वो छोटा है, 2 1 3 1 3 2, पहले वाला बड़ा और दूसरे वाला छोटा। इसका मतलब ये होगा कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उससे नीचे के एलिमेंट में आई हमेशा जे से बड़ा रहता है। तो ये मैंने आपको जो चीजें बताई है नोट में, इसको आप समझ के चलिएगा, क्योंकि आगे इसका यूज मैं करने वाला हूं। तो ये हो गए आपके कुछ नोट। एक नोट और बताता हूं, उसमें मैं डिफाइन करूंगा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस बहुत सिंपल है, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं अगर उनको हम ऐड कर दे तो मैट्रिक्स का ट्रेस बन जाता है। वही मैंने यहां पर लिखा है, द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, the sum of all diagonal elements of a square matrix is called trace of the matrix। अगर हम सम कर दे डायगोनल के एलिमेंटों का तो वो जो आपका
बन के आता है एलिमेंट, वही हमारा ट्रेस कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स हमने ली, अगर हम इसका ट्रेस निकालें, ट्रेस ऑफ कैपिटल ए जो ऊपर है, तो इसका ट्रेस होगा A11 प्लस A22 प्लस A33। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो भी डायगोनल के एलिमेंट्स है उनको ऐड कर देंगे, और उनको ऐड करने पर मैट्रिक्स का ट्रेस इजीली बन जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस आप डायगोनल के एलिमेंटों को जोड़ के फाइंड कर सकते हैं। ट्रेस के बाद फिर हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। इसके बाद आती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, डायगोनल मैट्रिक्स, इसका मतलब डायगोनल में एलिमेंट मिलेंगे और डायगोनल से अलग जितने भी एलिमेंट होंगे सारे क्या रहने हैं, जीरो रहने हैं। तो वही यहां पर लिखा हुआ है डेफिनेशन में, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, अगर वो सारे जीरो हो जाए, केवल डायगोनल के एलिमेंट आपको मिले, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स हमारी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। मतलब डायगोनल को छोड़कर अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो वो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। फॉर एग्जांपल, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमने कंसीडर किया ए मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स हमने कुछ इस तरीके से मानी कि डायगोनल में तो ले लिए एलिमेंट 3, 5, 7, और इसके बाद जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उन सबको ले लिया हमने जीरो। तो ये एक मैट्रिक्स हमारी बनेगी 3 by 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें हमने डायगोनल के एलिमेंटों को नॉन जीरो रखा है, और नॉन नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स है, डायगोनल से जो एलिमेंट अलग है उनसे उनको हमने जीरो लिया है। तो ये मैट्रिक्स आपकी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी हम डायगोनल मैट्रिक्स से ही डिफाइन करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि अगर हम इन डायगोनल के एलिमेंटों को, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंटों को सेम स्केलर वैल्यू दे दे, तो वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, वही मैंने लिखा है, ए डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ऊपर वाली कंडीशन ही होगी इसमें, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं, वो हमारी स्केलर मैट्रिक्स बनेगी। यानी कि हम इसका एग्जांपल सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि ए इक्वल टू जो हमारा बनेगा वो कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स बनेगी कि डायगोनल में स्केलर के होगा, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 0 0 0 0 0 0, मतलब डायगोनल के एलिमेंट सारे इक्वल और बाकी सारे एलिमेंट जीरो। ठीक है, ये हमने जनरल फॉर्म ली है, के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर इसमें आप के की वैल्यू सेट करें 3, तो ये हो जाएंगे 3 3 3, और बाकी सारे हो जाएंगे जीरो, मतलब डायगोनल के एलिमेंट इक्वल रखने हैं, तो वो हमारी स्केलर मैट्रिक्स को डिफाइन करेगी। ठीक है, फिर स्केलर मैट्रिक्स के बाद हम डिफाइन करते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें, इसको आप जानते हैं, इसमें डायगोनल के एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। लेकिन अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए तो जो हमारी यूनिट मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, वो स्केलर मैट्रिक्स से बनती है। अगर हम इस के की वैल्यू को 1 1 1 ले ले, मतलब डायगोनल में के की वैल्यू को 1 1 1 ले ले, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाए, तो वो 3 by 3 की यूनिट मैट्रिक्स बन जाती है। मतलब जो यूनिट मैट्रिक्स है वो एक तरह से स्केलर मैट्रिक्स है, या फिर आप कह दीजिए डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 1 1 होंगे। ठीक है, वही मैंने लिखा है, इसके ए स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। एक ऐसी मैट्रिक्स जो कि स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या है, 1 के इक्वल है, इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसकी नोटेशन होती है, ठीक है, हम क्या करते हैं, 2 by 2 की मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं I2 से। I2 का मतलब होगा डायगोनल में 1 1 और बाकी सब 0। ये 2 by 2 की हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऐसे ही हम I3 को डिफाइन कर सकते हैं, I3 की वैल्यू होगी 1 1 1 डायगोनल में, और ये आपका हो जाएगा बाकी सब 0। ठीक है, और आप ऐसा भी कह सकते हैं, अगर n क्रॉस n की यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम आई एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, ठीक है, आप लिख सकते हैं यहां पर आई एन डिनोट, डिनोट n क्रॉस n यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो हमारी आई एन होती है वो जनरल फॉर्म में कह दीजिए कि आई एन जो है वो n क्रॉस n की यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो ये हो जाएगी हमारी यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन।
अब आगे चलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि एलिमेंटों से मैट्रिक्स में ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल बनेगा तो वो किस फॉर्म में बन जाएगी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएगी। कैसे, इसको हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, वो कहलाती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, मैंने कंसीडर किया a इक्वल टू, ये एग्जांपल मैंने कंसीडर किया, मैंने मान लिया कि ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये आपका 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और इससे नीचे के सारे एलिमेंट, डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट ले लिए मैंने जीरो। ये मैंने जीरो एलिमेंट्स लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल हमारा बनेगा अपर ट्रायंगुलर, ठीक है ना, ऊपर ट्रायंगल बनेगा। और चूंकि ऊपर ट्रायंगल बनता है एलिमेंटों से, तो इसीलिए हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सेम तरीके से डेफिनेशन होगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। इसका मतलब इसमें जो एलिमेंटों से ट्रायंगल बनेगा वो बिलो साइड बनेगा, यानी कि डायगोनल से ऊपर के अगर एलिमेंट सारे जीरो हो और नीचे आपका ट्रायंगल बन जाए तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी। वही मैंने यहाँ पर डिफाइन भी किया है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर जीरो हो जाए, वो हमारी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, हमने कंसीडर किया a इक्वल टू, ये हमारा मैट्रिक्स मैंने मानी, ठीक है। इसमें एलिमेंट मैंने लिए 1 2 3, यहां पर ले लेता हूं 4, एलिमेंट कुछ भी ले सकते हैं, 4 5 6, और ऊपर के एलिमेंट हमने कंसीडर किए 0 0 और ये 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ट्रायंगल बनेगा एलिमेंटों से, वो नीचे की तरफ बनेगा, है ना, नीचे की तरफ ट्रायंगल बनेगा। और चूंकि ट्रायंगल नीचे की तरफ बनेगा, तो इसलिए ये जो मैट्रिक्स हमारी बनेगी, ये बन जाती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगल नीचे बनेगा एलिमेंटों से तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगल ऊपर बनेगा तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल से नीचे जीरो होने चाहिए एलिमेंट, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल से ऊपर एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो ये होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। फिर हम आगे चलते हैं, आगे हमारा आता है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। क्योंकि जब हम रैंक निकालने सीखेंगे नॉर्मल फॉर्म में, तो वहां पर हम नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस जो है नॉर्मल फॉर्म से फाइंड करना सीखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो यहां पर हम सिंगुलर मैट्रिक्स को अगर डिफाइन करें, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट जीरो हो जाए, अगर किसी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेट निकाले जो कि एक वैल्यू होती है, अगर वो जीरो आ जाए तो मैट्रिक्स कहलाती है सिंगुलर। और अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट नॉन जीरो हो तो मैट्रिक्स कहलाएगी नॉन सिंगुलर। मैंने दो एग्जांपल यहां पर कंसीडर किए हैं। फर्स्ट एग्जांपल को कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। अगर हम यहां पर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट निकाले, डिटर्मिनेट को इस तरीके से दो सीधी लाइनों को, दो स्टैंडिंग लाइनों के बीच में बनाना होता है। एलिमेंट है 3 -2, और ये -3 और ये 2, ठीक है। ये डिटर्मिनेट हमारा बना, इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, ठीक है। एक माइनस बीच में आता है, और -2 -3 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा प्लस का, तो 6 -6 आएगा यानी कि 0। इससे आपने क्या देखा कि दिस इंप्लाइज जो a का डिटर्मिनेट है वो 0 आ गया, और जब a का डिटर्मिनेट 0 होगा तो मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर कहलाएगी। तो आप कह सकते हैं दिस इंप्लाइज a इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, a इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए हमारी जो है सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इसका डिटर्मिनेट हमारा 0 आया है। अब हम चलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के एग्जांपल पर, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। यहां पर भी एक मैट्रिक्स मैंने ली है, इसका भी डिटर्मिनेट निकाल लेते हैं। देन यदि आप यहां पर ए का डिटर्मिनेट निकाले, तो स्टैंडिंग लाइन में आप डिटर्मिनेट लिखते हैं 3 1 और 1 2, ठीक है। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और ये 1, तो 3 6 -1 जो है 5 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है।
और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता है, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स हमारी हो जाती है नॉन सिंगुलर। ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए हमारी यहां पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, ठीक है, उस मैट्रिक्स के इनवर्स के लिए उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि जो इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है। इसका मतलब मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो नॉन सिंगुलर हो। मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा। और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा तो उसका मतलब वो कैसी मैट्रिक्स होगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो ये हमेशा याद रखिएगा, आगे यूज करेंगे, आगे बताऊंगा इसको मैं जब लेक्चर आएगा इनवर्स का। आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थे वो जितने हमारे यूजफुल थे हमारे लिए वो मैंने आपको बता दिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज की साइड चलते हैं ना। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये आप पहले से ही जानते हैं, इंटर में पढ़ा होगा सभी ने, कि अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल जाता है। तो वही मैंने यहाँ पर डिफाइन भी किया है। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं ए के डैश से या फिर ए की पावर टी से, ठीक है। ए की पावर में डैश भी लगा देते हैं, और कुछ बुक्स में क्या होता है, कुछ बुक में ए के ट्रांसपोज को ए की पावर टी की फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने एग्जाम्पल में कंसीडर की ए मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स को मैंने कंसीडर किया 1 2 3, 3 by 3 के लिए लेता हूं समझाने के लिए, 5 6 6 7 9 10 11, ये मैट्रिक्स मैंने मानी, ठीक है। तो हमें करना क्या है, ट्रांसपोज निकालने की रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। यानी कि फर्स्ट रो, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। फर्स्ट रो है 1 2 3, तो 1 2 3 पहला कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। थर्ड रो थर्ड कॉलम हमारा बन जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रो और कॉलम को इंटरचेंज करके फाइंड कर सकते हैं। इसमें कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना। हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हम निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है, तो वो ए ही मैट्रिक्स बन जाती है। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर निकाले तो वो मैट्रिक्स ए ही बन जाएगी। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे दोबारा तो आपकी ए मैट्रिक्स वापस आ जाएगी, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स आपके एडिशन में है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज आप निकालना चाहते हैं, तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि आप ए का ट्रांसपोज निकाल दो प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल दो। मतलब होल ट्रांसपोज अगर निकालना है तो अलग अलग के ट्रांसपोज को ऐड करके भी आप इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। थर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रिवर्सल लॉ फॉलो होता है ना। रिवर्सल लॉ का मतलब होता है रिवर्स में हमारा ये चलता है। अगर ए और बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, उसका ट्रांसपोज आपको निकालना है, ठीक है। तो इधर क्या होगा, इधर तो ए पहले था, इधर आपका बी पहले आएगा। बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, ये याद रखिएगा। इसको अगर आप ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो आंसर कभी भी आपका नहीं आएगा। ए बी का जो होल ट्रांसपोज है, मल्टीप्लाई है ए बी में, है ना, तो उसको हम बी के ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज से फाइंड कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आगे काम आएगी हमारे लेक्चर्स में, तो इसको मैंने एज ए नोट यहाँ पर बताया है, ठीक है। इसको करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोज जानने के बाद फिर हम चलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पर, ठीक है। वो सिंपल डेफिनेशन है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम निकाले और वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तब हम कहते हैं मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक है ना। वही मैंने डेफिनेशन लिखी है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। यानी कि अगर एलिमेंटों की बात करें, ठीक है, फॉर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि अगर हम जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स को ए आई जे की फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो एलिमेंट्स है ए आई जे वो ए जे आई के बराबर होंगे। मतलब अगर आई की वैल्यू 1 ले, जे की वैल्यू 2 ले तो एलिमेंट बनेगा A12, और इधर आई की वैल्यू 1 ले और जे की वैल्यू 2 ले तो ये एलिमेंट बनेगा A21। यानी कि A12 एलिमेंट A21 के बराबर होगा, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक तभी आएगी यदि हम उसको डायगोनली फोल्ड करें तो वे एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाए। कैसे, आपको एग्जांपल से बता देता हूं।
फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स हमने ली, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं, अगर हम इसको डायगोनल से फोल्ड करें तो ये दोनों एलिमेंट बराबर है, ये 1 2 एलिमेंट है, ये हमारा A21 एलिमेंट है, इक्वल है। ये हमारा A13 एलिमेंट है, ये हमारा A31 एलिमेंट है, इक्वल है। ये हमारा A23 एलिमेंट है, ये A32 एलिमेंट है, इक्वल है। मतलब डायगोनल से अगर 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 हम इसको देखते हैं तो एलिमेंट्स आपको इक्वल दिखाई देंगे, यानी कि अगर डायगोनल इसको फोल्ड कर दे तो ये एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर मर्ज होंगे इक्वली, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमारी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें आप इसमें ए का ट्रांसपोज निकाल लो। ए के ट्रांसपोज का मतलब जो फर्स्ट रो है उससे फर्स्ट कॉलम बना दो। फर्स्ट रो है आपकी 2 -1 1, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम बना दो -1 2 -1, थर्ड रो से थर्ड कॉलम बना दो 1 -1 2, ठीक है। लेकिन आपने क्या देखा कि ए का ट्रांसपोज जो आपने निकाला है ये ए के ही बराबर आ गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और दिस इंप्लाइज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी होगी, ठीक है। तो जहां पर आपका ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आ जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। दूसरी डेफिनेशन से भी जा सकते हैं, आप देख सकते हैं A12 A21 के बराबर, A13 A31 के बराबर, A23 A32 के बराबर। अगर IJ की वैल्यू सफिक्स के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इक्वल आएंगे। डायगनली अगर फोल्ड करोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स को तो सारे एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो गए प्रॉपर तरीके, ठीक है। तो ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। एक विशेष रूप से बात याद रखें क्योंकि इसका आगे यूज भी होना है जब मैं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे जब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पर जाएंगे कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट है वो रियल होते हैं, मैंने बताया। वहां पर जो उसकी आइगन वैल्यूज आएगी वो भी रियल आती है, तो ये कहीं ना कहीं आपस में रिलेट करेंगे आगे जाकर के। इसलिए नोट में मैंने इसको बता दिया कि जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो हमेशा रियल होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारी आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अंतर कुछ नहीं है, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने बताई ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, अगर उसमें एक माइनस लग जाए, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a के बराबर आ जाए, ठीक है, तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। वही डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज हमारा बराबर हो जाए -a के। यदि हम कंडीशन को देखें इस फॉर्म में, ठीक है, तो ए आई जे एलिमेंट हमेशा ए जे आई के बराबर होगा विद निगेटिव साइन, ठीक है। फॉर ऑल आई जे के लिए कंडीशन होगी आई की वैल्यू ऑफ 1 2 3 जो भी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग है ले लीजिए, ठीक है। ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। जैसे कि यहां पर मैंने एग्जांपल में बताया है, ये हमारा एलिमेंट है A12, ठीक है, और ये एलिमेंट है हमारा A21, तो आप देख सकते हैं दोनों में एक माइनस का अंतर है, ठीक है। ये एलिमेंट है आपका A13, ये एलिमेंट है A31, दोनों में आप देख सकते हैं माइनस का अंतर है। ये एलिमेंट है A23, ये एलिमेंट है A32, दोनों में आप देख सकते हैं माइनस का अंतर है। यानी कि जो एलिमेंटों वाली कंडीशन है ये स्क्यू सिमेट्रिक में हमेशा फुलफिल होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं इस वाली डेफिनेशन से, इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कि हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो हमने इसको कंसीडर किया ए के बराबर। पहले हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालें तो ए का ट्रांसपोज हमारा होगा पहली रो से पहला कॉलम 0 2 -3, दूसरी रो से दूसरा कॉलम -2 0 1, तीसरी रो से तीसरा कॉलम 3 -1 0, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज हमने फाइंड किया। अब इस पूरी मैट्रिक्स से एक माइनस कॉमन लेंगे सारे एलिमेंटों पे, ठीक है। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो सारे एलिमेंटों में अंदर माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, या आप कह लीजिए माइनस कॉमन आ जाएगा। तो माइनस को मैंने कॉमन लिया तो ये एलिमेंट 0 है तो ये तो 0 ही रहेगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है, ये हमारा जो है माइनस का हो जाएगा, ये 0 है 0 ही रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का होगा, ये 0 रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये वही ए मैट्रिक्स बन गई, माइनस को कॉमन लेने पर वही ए मैट्रिक्स बन गई, यानी कि आप लिख सकते हैं -a, ठीक है। यानी कि आपने यहां पर क्या देखा कि ए का ट्रांसपोज निकालने पर -a ही बनता है, और इसका मतलब तो ये होगा दिस इंप्लाइज ए इज
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे प्रूफ होता है कि जो ए मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बाय द डेफिनेशन भी मैंने बताया, बाय द एलिमेंटों की कंडीशन भी मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर इसमें हमारा एक नोट आता है, काफी इंपॉर्टेंट नोट, जो कि आगे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में काम आएगा। ठीक है ना, आइगन वैल्यूज में हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है वो हमेशा जीरो या कोई भी रियल हमेशा जीरो होती है, सॉरी। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो भी हमेशा जीरो होते हैं, और जो आइगन वैल्यू जिसकी होगी वो भी हमेशा जीरो आती है। ठीक है ना, चलिए इसको हम प्रूफ करके देख लेते हैं। कंडीशन हमारी होती है फॉर द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूफ कर लेते हैं इसको हम। प्रूफ फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास कंडीशन होती है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, या फिर आप ऐसा कह लो जो एलिमेंटों की कंडीशन है ए आई जे इक्वल टू माइनस के ए जे आई। ये फोर ऑल आई जे के लिए बात है। अगर ये फोर ऑल आई जे के लिए बात है तो डायगोनल के लिए भी होगी, और डायगोनल के लिए मैंने आपको नोट में पीछे बताया था कि आई हमेशा जे के इक्वल होता है। A11 A22 A33 ये डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, तो आई को जे के बराबर रख लेते हैं फॉर द डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, पुट आई इक्वल टू जे, आई को हम जे के बराबर रख लेते हैं इस इक्वेशन में। इससे आपको मिलेगा ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, टू ए आई आई इक्वल टू जीरो, टू चला जाएगा जीरो की साइड। इससे आपको मिलेगा ए आई आई इक्वल टू जीरो। ए आई आई मतलब अगर आई की वैल्यू हम वन रखते हैं तो A11 एलिमेंट भी जीरो, आई की वैल्यू टू लेते हैं तो A22 के एलिमेंट भी वैल्यू भी जीरो। ठीक है, आई को थ्री लेंगे तो A33 की वैल्यू भी जीरो, यानी कि डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इसको फोर ऑल आई कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। ठीक है, कभी कभी दो नंबर में प्रूफ भी आ जाता है कि जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, जीरो होते हैं। बाय द डेफिनेशन मैंने इसको प्रूफ करके दिखा, आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट जीरो आएंगे क्योंकि ए आई आई जीरो आया है। आई की वैल्यू कुछ भी लीजिए हमेशा जीरो वैल्यू होती है स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल के एलिमेंटों के लिए। तो ये हो जाएगी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर इसमें एक नोट है, यूज हो जाता है। ठीक है ना, नोट हमारा ये है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एट द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले लीजिए, उसको आप एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको मैं आपको बता देता हूं, एग्जांपल नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका एग्जांपल वगैरह ज्यादा आता नहीं है। मान लो मैंने ए मैट्रिक्स हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस ए से हम जो मैट्रिक्स बनाएंगे कुछ इस तरीके से, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/2 ए प्लस ए, क्योंकि अगर आप दोनों को ऐड करोगे और टू से डिवाइड करोगे तो हमारा ए ही मैट्रिक्स आएगी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसमें मैंने क्या किया, 1/2, ये हमारा है ए और ये हमारा है ए। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, ए के ट्रांसपोज को ऐड किया और ए के ट्रांसपोज को हमने सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा करने से एक ब्रैकेट इसको ले लेता हूं, एक ब्रैकेट इसको ले लेता हूं, ये हमारा बनेगा 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इसको हम कहेंगे पी मैट्रिक्स, इसको हम कहेंगे क्यू मैट्रिक्स, और पी हमेशा होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद रखिएगा। पी कैसी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और क्यू हमारी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो P हमारी होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और Q हमारी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि अगर कोई भी आपको एक मैट्रिक्स दिया, आपको उसको एक हर्मिशियन सॉरी एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखना है,
ठीक है, तो आपको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी होगी। पी का फॉर्मूला होगा 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, जो कि हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले लीजिए ये फुलफिल होगा। और क्यू को निकालना पड़ेगा स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, यहां पर आपको क्यू की वैल्यू लेनी होगी 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इस फॉर्मूले को यूज करके आप इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हो, और दोनों को लास्ट में जोड़ के लिखोगे तो आपकी ए मैट्रिक्स यूनिकली एक्सप्रेस हो जाएगी एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर हमारा इसमें आता है लास्ट में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए आपके पास है, आपने उसका ट्रांसपोज निकाला ए की पावर टी, और दोनों की मल्टीप्लाई की, ए की मल्टीप्लाई उसके ट्रांसपोज के साथ की, दोनों की मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई बन जाए। ए और ए के ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करके अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई बन जाती है, तब हम कहते हैं कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें आपके काम आएगी जब मैं आपको आगे आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर बताऊंगा। वहां पर हम सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, ठीक है, हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, यूनिटरी, सबके आइगन वैल्यूज मैं आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है कि ए और ए का ट्रांसपोज हमेशा मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स मैंने कंसिडर की कोस एल्फा, साइन एल्फा, माइनस साइन एल्फा, कोस एल्फा। पहले हम इसमें निकाल लेते हैं ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट रो से पहला कॉलम बना लो, सेकंड रो से दूसरा कॉलम बना लो, ए का ट्रांसपोज निकल गया। नाउ अब हमें क्या करना है, ए का और ए के ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ए हमारा है कोस एल्फा साइन एल्फा, ठीक है, माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई में कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, एंड दिस विल बी साइन एल्फा और कोस एल्फा। ठीक है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपने इंटर में बहुत अच्छे से करनी सीखी होगी, उसी का यूज करेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से पहला एलिमेंट बनता है ना, कैसे, कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा, कोस स्क्वायर एल्फा, प्लस साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से पहला एलिमेंट बनता है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से दूसरा एलिमेंट हम बनाएंगे। फर्स्ट रो कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, यानी कि ये हो जाएगा कोस एल्फा साइन एल्फा विद निगेटिव साइन, फिर साइन एल्फा कोस एल्फा प्लस के साथ साइन एल्फा कोस एल्फा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से ये वाला एलिमेंट बनेगा, इससे मिलेगा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा साइन एल्फा। ये रूल आपने मल्टीप्लीकेशन का अंडर में सीखा होगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से जो आपका ये लास्ट वाला एलिमेंट बनेगा, माइनस साइन एल्फा मल्टीप्लाई करने पर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये इससे कैंसिल आउट होगा। ठीक है, और कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा की वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है। ठीक है, तो इससे आपको मिलेगा 1 0 0 1, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। इससे आपने क्या देखा कि जो ए और ए के ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई है वो आइडेंटिटी के बराबर आ गया, यानी कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है वो यहां पर सेटिस्फाई होती है। तो इसका मतलब जो ए मैट्रिक्स है वो हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। दिस इंप्लाइज ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो जो ए है हमारी वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको जितने भी बेसिक्स आपके थी डेफिनेशंस, ठीक है, वो सारी की सारी मैंने इस लेक्चर में कवर की। ठीक है, जितने भी टाइप्स आपके थे मैट्रिक्स के वो कवर किए, और जितना आगे मटेरियल यूज होना है, ठीक है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आएगा जो आगे नेक्स्ट वीडियो से आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, रैंक निकालना, क्वेश्चन वहां से आते हैं ज्यादा एग्जाम में। ये तो बेसिक है जिसका हमारा पूरी यूनिट में यूज होना है, ये तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए।
अगर ये आपको अच्छे से आता है तभी आप आगे मैट्रिक्स की यूनिट को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जितना भी बेसिक था वो हमने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आता हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में हम कवर करेंगे सिमेट्रिक सॉरी हर्मिशन मैट्रिक्स, स्किव हर्मिशन मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स, जो कि आपके सिलेबस में ऑलवेज रहती है, जिनका आगे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में भी हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, आपको हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बीएससी, एमएससी, बीटेक की मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, पहले से भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, लेकिन वो डिजिटल स्क्रीन पर नहीं है, कंटेंट उसमें भी सारा का सारा A1 है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के उन सभी प्लेलिस्ट को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वॉच कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।